नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो मन में चरखा, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मतलब ऐसी तस्वीरें आती हैं। और ये सब भारत की ज़मीन पर हुआ। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि इन लोगों को अपना घर, अपना देश छोड़कर हज़ारों मील दूर जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? देश में रहकर ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा सकती थी? यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे पास जो जानकारी और लेख हैं, उनसे हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रांतिकारी लंदन, सैन फ्रांसिस्को और बर्लिन क्यों पहुंचे और क्या उनकी कोशिशों का भारत की आज़ादी पर कोई असर हुआ भी या नहीं। तो फिर इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्यों? क्या वजह थी कि उन्हें विदेश जाना पड़ा? देखिए, इसके कह सकते हैं 3 बड़े कारण थे। पहला और सबसे सीधा कारण था गिरफ्तारी से बचना। भारत में अंग्रेजों का शिकंजा कसता जा रहा था। किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधि पर सीधी जेल थी। तो विदेश एक तरह से सेफ हाउस बन गया था। अच्छा, जहां से वो बिना डरे काम कर सकते थे। बिल्कुल। और दूसरा कारण था आजादी से अपनी बात कहने का। मतलब विचारों से जुड़ा हुआ। हाँ, भारत में प्रेस एक्ट जैसे कड़े कानून थे। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकते थे, वरना आपका प्रेस जब्त हो जाता था। विदेश में उन्हें यह आज़ादी थी कि वो क्रांतिकारी साहित्य, अखबार और पर्चे छापकर भारत और दुनिया भर में फैला सकें। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कारण, हथियार। हाँ, हथियार और विदेशी सरकारों से मदद की उम्मीद। जो काम भारत में रहकर करना लगभग नामुमकिन था, वो विदेश में रहकर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं लंदन से। हमारे स्रोतों में इंडिया हाउस का नाम बार बार आता है। ये किसी दूतावास जैसा कुछ था क्या? नहीं, दूतावास नहीं। इसे आप यूं समझिए, क्रांतिकारियों का अड्डा था ये। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम के एक राष्ट्रवादी ने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई। इंडियन होम रूल सोसाइटी? हाँ, जिसे सब इंडिया हाउस के नाम से जानते थे। कहने को तो ये भारतीय छात्रों के लिए एक हॉस्टल था, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और ही था। मतलब ये सिर्फ एक हॉस्टल नहीं था? बिल्कुल नहीं। यहाँ से भारत के तेज तर्रार जोशीले नौजवानों को स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड बुलाया जाता था। ये एक तरह से टैलेंट हंट था, क्रांतिकारियों का टैलेंट हंट। अच्छा। वीर सावरकर और लाला हरदयाल जैसे बड़े नाम इसी इंडिया हाउस की खोज थे। और यहीं से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का एक जर्नल भी निकलता था। हाँ, जो काफी रैडिकल माना जाता था उस समय। बहुत। वो खुलकर आजादी की बात करता था। और यहीं से एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सनसनी फैला दी। हाँ, 1909 में इसी इंडिया हाउस से जुड़े एक नौजवान मदन लाल ढींगरा ने भरी सभा में कॉजन वाइली नाम के एक बड़े ब्रिटिश अफसर को गोली मार दी। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कि कोई उनके घर में घुसकर लंदन के दिल में ऐसा कर सकता है। बिल्कुल। मदन लाल ढींगरा ने अपनी सफाई में जो कहा था वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा था, एक गरीब बेटा अपनी माँ को आजाद कराने के लिए अपने खून के अलावा और क्या दे सकता है। और इस बयान ने भारत में कई युवाओं को प्रेरणा दी। लेकिन इसका एक दूसरा असर भी हुआ। इस हत्या के बाद लंदन में काम करना लगभग नामुमकिन हो गया। अंग्रेजों ने जबरदस्त धरपकड़ शुरू कर दी। लेकिन क्या इस एक घटना ने फायदा पहुंचाया या नुकसान? क्योंकि इसके बाद तो अंग्रेजों का शिकंजा और भी कस गया होगा, जैसा कि सावरकर की गिरफ्तारी से पता चलता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। रणनीतिक तौर पर इसने क्रांतिकारियों को कमजोर किया। सावरकर को 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर नासिक में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। इसी को नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। उन्हें दोहरी उम्र कैद की सजा देकर भारत भेज दिया गया। इसके बाद क्रांतिकारियों को एहसास हो गया कि अब लंदन सुरक्षित नहीं है। तो लंदन में चिंगारी को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन आग फिर गई, बुझी नहीं, बस जगह बदल गई। अच्छा। बिल्कुल, वो यूरोप के दूसरे शहरों में फैल गई। पेरिस और जेनेवा नए केंद्र बने। वहां मैडम भिकाजी कामा थीं, एक पारसी क्रांतिकारी जिनके फ्रांसीसी समाजवादियों से अच्छे संबंध थे। उन्होंने वहां से वंदे मातरम नाम का जर्नल निकाला। और अजीत सिंह भी वहां पहुंच गए थे। हाँ, और फिर जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी बढ़ी तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपना ठिकाना बना लिया। सीधी सी बात थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो जब लंदन और पेरिस जैसे पुराने गढ़ों में काम करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश की होगी जहां उन्हें ज्यादा आजादी मिले, और शायद वो जगह थी अमेरिका। एकदम सही। आग अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंच गई और वहां ये सिर्फ एक चिंगारी नहीं बल्कि एक ज्वाला बन गई, जिसे हम गदर आंदोलन के नाम से जानते हैं। गदर पार्टी, इसका नाम तो बहुत सुना है। इसका केंद्र सैन फ्रांसिस्को में था, है ना? हाँ, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और ये इंडिया हाउस से बहुत अलग थी। यहाँ छात्र नहीं थे,
इसके सदस्य थे पंजाब से आए किसान और पूर्व सैनिक। अच्छा, तो ये आम लोग थे। हाँ, ये लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका और कनाडा गए थे, लेकिन वहां उन्हें जबरदस्त नस्लीय भेदभाव झेलना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेइज्जती की असली वजह उनकी गुलामी है। और इन सब में लाला हरदयाल का नाम बार बार आ रहा है। ये तो एक प्रोफेसर थे, है ना? क्या बात थी उनने कि वो किसानों और सैनिकों को एक साथ जोड़ पाए? लाला हरदयाल एक जबरदस्त बुद्धिजीवी और वक्ता थे। वो लोगों की नब्ज पकड़ना जानते थे। उन्होंने सोहन सिंह भाकना जैसे नेताओं के साथ मिलकर इन किसानों और सैनिकों के गुस्से को एक संगठन का रूप दिया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका नाम उनके साप्ताहिक अखबार द गदर पर रखा गया था। और उनका प्लान क्या था? हमारे स्रोतों के मुताबिक वो बहुत बड़े पैमाने पर कुछ करने की सोच रहे थे। उनका प्लान छोटा-मोटा नहीं था, बहुत महत्वाकांक्षी था। पहला तो ये कि जहां भी मौका मिले बड़े ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करो। दूसरा, क्रांतिकारी साहित्य छापकर लोगों में, खासकर फौजियों में फैलाओ। और मैंने पढ़ा कि उनकी योजना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। वो तो सभी ब्रिटिश कॉलोनियों में एक साथ आग लगाना चाहते थे। ये तो एक ग्लोबल प्लान था। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा सपना था। हथियार जमा करो और दुनिया भर में जहां-जहां ब्रिटेन का राज है, एक ही दिन, एक ही समय पर बगावत कर दो। ये एक बहुत बड़ी एक वैश्विक क्रांति की योजना थी। और फिर 1914 में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। कोमागाटा मारू और पहला विश्व युद्ध। बिल्कुल। ये कोमागाटा मारू की घटना क्या थी? कहा जाता है कि इसने पंजाब में जैसे बारूद बिछा दिया था। कोमागाटामारू एक जहाज का नाम था। इसमें 370 भारतीय, ज्यादातर सिख और पंजाबी मुस्लिम, सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा के लिए निकले थे। वो वहां बसना चाहते थे। हाँ, लेकिन कनाडा की सरकार ने, जिस पर माना जाता है कि अंग्रेजों का दबाव था, हाँ। उन्हें जहाज से उतरने ही नहीं दिया। मतलब महीनों तक वो लोग जहाज पर ही फंसे रहे। हाँ, 2 महीने तक वो जहाज समंदर में खड़ा रहा, एक अनिश्चित भविष्य के साथ। सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। आखिरकार जहाज को वापस भारत भेज दिया गया। जब ये जहाज सितंबर 1914 में कलकत्ता के पास बजबज बंदरगाह पर पहुंचा, तो थके हारे और गुस्से से भरे यात्रियों ने पंजाब जाने वाली स्पेशल ट्रेन में बैठने से मना कर दिया। ये सोचना भी कितना दर्दनाक है। महीनों तक जहाज में फंसे रहो, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में, और जब वापस अपने ही देश लौटो तो आपको स्वागत गोलियों से हो। यही हुआ। पुलिस से झड़प हुई और उसमें 22 लोग मारे गए। इस एक घटना ने गदर पार्टी के नेताओं को यकीन दिला दिया कि अब बातों का वक्त खत्म हो गया है। अब सिर्फ एक्शन होगा। और तभी पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। अंग्रेजों का ध्यान यूरोप में लगा हुआ था। गदर पार्टी को लगा होगा कि यही सही मौका है। उन्होंने इसे अंग्रेजों पर चोट करने का सुनहरा अवसर माना। उन्होंने फैसला किया कि अब भारत में एक हिंसक विद्रोह किया जाएगा। करतार सिंह सराबा जैसे कई जोशीले नेता भारत पहुंचे। यहाँ उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया। और रासबिहारी बोस जैसे अनुभवी लोगों को कमान सौंपी गई। हाँ, रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल जैसे अनुभवी नेताओं को इस पूरी मुहिम की कमान सौंप दी गई। पैसे जुटाने के लिए राजनीतिक डकैतियां भी की गई। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ मामलों में उन्होंने सिर्फ अमीर साहूकारों को ही नहीं लूटा, बल्कि उनके कर्ज के सारे कागजात भी जला दिए। इससे पता चलता है कि वो आम लोगों की परेशानियों से भी जुड़े थे। हाँ, उनकी तैयारी जोरों पर थी। 21 फरवरी 1915 की तारीख तय की गई। प्लान ये था कि फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी की सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिक एक साथ बगावत कर देंगे। योजना बहुत बड़ी और सटीक थी, लेकिन सफल नहीं हुई। किसी ने धोखा दे दिया। हाँ, ऐन मौके पर किसी भेदिये ने सारी योजना अंग्रेजों को बताई और ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही क्रूर थी। उन्होंने फॉरेन डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स नाम का एक सख्त कानून लागू किया, जो असल में गदर आंदोलन को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। और इसके बाद जबरदस्त दमन का दौर चला होगा। बहुत ज्यादा। इसे 1857 के बाद सबसे बड़ा दमन कहा जाता है। हजारों लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। जिन सैनिक टुकड़ियों पर बगावत का शक था, उन्हें भंग कर दिया गया। 45 नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया। रासबिहारी बोस किसी तरह बचकर जापान भागने में कामयाब रहे और सचिन सान्याल को उम्र कैद हुई। तो क्या यह आंदोलन पूरी तरह से नाकामयाब माना जाए? अगर आप सिर्फ सैन्य जीत हार के नजरिए से देखेंगे तो हाँ, ये अपने मकसद में नाकाम रहा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी विचारधारा के मैदान में। वो कैसे? उन्होंने एक ऐसा राष्ट्रवाद पेश किया जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था। गदर पार्टी में हिंदू, सिख, मुस्लिम सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे।
उनका दुश्मन सिर्फ एक था, ब्रिटिश साम्राज्य। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब देश के अंदर जब धर्म को लेकर राजनीति की नींव पड़ रही थी, देश के बाहर ये लोग कह रहे थे कि हमारी एक ही पहचान है, हिंदुस्तानी। बिल्कुल, ये उनकी बहुत बड़ी देन है। जहां तक नाकामी की बात है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी एक मजबूत और टिककर काम करने वाले नेतृत्व की कमी और हर स्तर पर तैयारी को कम आंकना। जोश बहुत था, पर शायद संगठन और रणनीति की कमी रह गई। गदर आंदोलन के अलावा यूरोप में भी पहले विश्व युद्ध के दौरान कुछ चल रहा था। बर्लिन कमेटी का जिक्र आता है। हाँ, ये भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति का हिस्सा था। 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों ने जर्मनी की सरकार की मदद से बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बनाई। इसे जिम्मरमैन प्लान भी कहते हैं ना? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जर्मनी और ब्रिटेन की लड़ाई चल रही थी, तो जर्मनी ने सोचा भारतीय क्रांतिकारियों को सपोर्ट करो। उन्होंने कहा, तुम ब्रिटेन को भारत के अंदर परेशान करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एकदम सही। इस कमेटी का मकसद था विदेशों में बसे भारतीयों को हथियार देकर भारत भेजना और यहां तक कि भारत पर बाहर से एक हमला करवाना। उन्होंने बगदाद, ईरान और काबुल में अपने मिशन भेजे ताकि वो वहां तैनात भारतीय सैनिकों को भड़का सकें। अच्छा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने तो काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार तक बना ली थी। और इसी दौरान गदर आंदोलन की आग सिंगापुर तक भी पहुंच गई थी। हाँ, 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर में तैनात 5वीं लाइट इन्फेंट्री, जो पंजाबी मुस्लिम्स की टुकड़ी थी, और 36वीं सिख बटालियन ने बगावत कर दी। ये सीधे सीधे गदर आंदोलन से प्रेरित थी। हालांकि इस विद्रोह को भी बेरहमी से कुचल दिया गया। 37 सैनिकों को सरेआम फांसी दी गई। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान ये गतिविधियां अपने चरम पर थीं। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ये सब ठंडा क्यों पड़ गया? इसके कई कारण थे। एक तो युद्ध के बाद अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत पकड़े गए कई कैदियों को रिहा कर दिया, जिससे माहौल थोड़ा शांत हुआ। दूसरा, मॉन्टेग्यू की 1917 की घोषणा, जिसमें भारत में संवैधानिक सुधारों की बात कही गई थी, उसने भी कुछ नरमपंथियों को उम्मीद दी कि शायद बातचीत से रास्ता निकल सकता है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा कारण था गांधी जी का आना। बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह थी महात्मा गांधी का आगमन। जब गांधी जी ने अहिंसक असहयोग का अपना कार्यक्रम पेश किया, तो उसने देश की करोड़ों जनता को एक नई उम्मीद दी, संघर्ष का एक नया रास्ता दिखाया। लोगों को लगा कि बिना हथियार उठाए भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। और इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। तो आज हमने देखा कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं थी, ये एक ग्लोबल लड़ाई थी। ये लंदन के इंडिया हाउस के कमरों से लेकर अमेरिका के खेतों और बर्लिन की गलियों तक लड़ी गई। इसमें मदनलाल ढींगरा जैसे लोगों का बलिदान था, कोमागाटा मारू जैसा दर्दनाक वाकया था, और गदर पार्टी की वो जबरदस्त विचारधारा थी जिसने धर्म से ऊपर उठकर सबको हिंदुस्तानी बनाया। इन आंदोलनों में जीत भी थी और हार भी। वो शायद अपने फौजी मकसद पूरे नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आज़ादी की मशाल को दुनिया के कोने कोने में जलाए रखा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत गुलाम है और आज़ाद होना चाहता है। ये दिखाता है कि आज़ादी की तड़प किसी सरहद को नहीं मानती। जाते जाते हमारे श्रोतों से मिली एक बात श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक का एक मशहूर बयान है, जहां वो कहते हैं, कानून की किताबों से बाहर निकलो और श्रीमद् भगवद गीता के ऊंचे माहौल में जाओ और महापुरुषों के कामों पर विचार करो। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। कोई भी समाज ये कैसे तय करता है कि कब किसी बड़े मकसद के लिए मौजूदा कानूनों को तोड़ना सही है, और ऐसी कार्यवाहियों को जायज ठहराने के लिए किन नैतिक या दार्शनिक तर्कों का सहारा लिया जाता है? इस पर सोचा जा सकता है।